टू बी वेरी ऑनेस्ट, सच सच बताना, ब्लैक मैजिक, काला जादू, ये सब सुनने के बाद आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? आई नो बहुतों के मन में एक अजीब सा विजुअल चालू हो जाता है, जैसे कि एक तांत्रिक होगा जो नींबू में डॉल्स में पिंस डालता होगा, उसके सामने एक लेडी होगी जिसको पोजेशन हुआ है ना? बट नहीं, आज का केस इन सबसे काफ़ी ज़्यादा अलग है, जो आप सबकी पूरी मेंटेलिटी बदल के रख देगा। और हाँ, आज का केस एक ऐसे केस से सिमिलर है जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, वो भी मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ। सो हेलो गाइस, वेलकम टू रियल क्राइम केसेस, और आज का केस है नायडू परिवार पर। Chandra's double murder case has become more shocking. The mother, who's accused of murder of their two unmarried daughters at their residence. आंध्र प्रदेश में एक जगह है मदानापाली। ये नायडू फैमिली वहीं पे रहा करती थी। इसमें टोटल 4 मेंबर्स थे। पहले मेंबर है पुरुषोत्तम, जिनकी एज है 55। इसके बाद आती है इनकी वाइफ पद्मजा, जिनकी एज है 50 साल। और फिर आती हैं इनकी 2 बच्चियाँ। बड़ी बेटी का नाम था आलेख्या, जो 27 ईयर्स की थी, और इसके बाद आती है इसकी छोटी बहन साई दिव्या, जो 22 साल की थी। अगर हम इन सब का बैकग्राउंड देखें तो इनके जो हेड थे ना पुरुषोत्तम, आपको शायद विश्वास नहीं होगा जान के, ये चित्तौड़ के गवर्नमेंट में डिग्री हॉस्पिटल में केमिस्ट्री के टीचर थे। और इनकी जो वाइफ थी ना पद्मजा, वो गोल्ड मेडलिस्ट थी इन मास्टर ऑफ साइंस में। और इसके बाद आती हैं इनकी दोनों बच्चियाँ, जो कि ऑब्वियस सी बात है स्कूल में पढ़ाई किया करती थी। ये था इनका बैकग्राउंड। तो आप जान सकते हैं कि फैमिली में हर एक मेंबर काफ़ी हाईली एजुकेटेड था, और सिर्फ एजुकेटेड नहीं था, एक बड़े पोस्ट पे था। जैसे हर इंडियन पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे काफ़ी अच्छा पढ़ाई करें, बड़े इंसान बने, सेम इनके केस में भी वही था। ये पद्मजा और पुरुषोत्तम अपनी दोनों बेटियों को काफ़ी ज़्यादा फोर्स करते थे पढ़ाई के लिए, जिसमें कोई गलत बात भी नहीं थी, क्योंकि हर इंसान, जैसा मैंने बताया, चाहता था कि उनकी बेटियाँ पढ़ लिख के कुछ अच्छा करें। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात ये आती है, जब उनकी बच्चियों ने 12th पास आउट कर लिया, तो उसके बाद इन्होंने उन लोगों को अलाउ किया कि वो अपने पसंद की फील्ड, अपने पसंद का कॉलेज, अपना करियर अपने हिसाब से चूज़ करें, जो कि आज के कई सारे इंडियन फैमिली में नहीं देखा जा सकता। और इसके लिए काफ़ी अच्छी बात है कि बच्चों को ओपन फील्ड मिल गया था कि वो जो चाहे वो करें। इसमें से जो बड़ी बेटी थी आलेख्या, उसको म्यूज़िक में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो उसने AR रहमान के म्यूज़िक एकेडमी में जाने का सोचा, क्योंकि उसको बचपन से म्यूज़िक का इंटरेस्ट था, और इस पर उसके पेरेंट्स ने भी उसको अलाउ कर ही दिया था। इनकी छोटी बेटी साई दिव्या ने भोपाल से मैनेजमेंट ऑफ डिप्लोमा किया था। तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर आता है 2020। जैसा कि आपको याद होगा, इस टाइम पे कोरोना अपने थोड़े थोड़े लेवल पे था और लॉकडाउन लगना शायद चालू ही हुए थे। पुरुषोत्तम ने डिसाइड किया कि वो नए घर में शिफ्ट हो जाएं, और इस बात से उनकी वाइफ ने भी एग्री कर लिया था। और इनका जो नया घर था वो इनके पुराने घर से बहुत ही ज़्यादा दूर था। और मैं आपको एक खास बात बता दूं, इनकी जो दोनों बेटियां थी जो एजुकेशन ले रही थी, वो भी किसी और स्टेट में रह रही थी। पुरुषोत्तम ने अपनी बेटियों को वापस बुलाया, उन्हें कहा कि हम साथ में रहते हैं, यूनाइट होकर एक फैमिली की तरह, जिस पर उनकी बेटियों ने भी एग्री कर लिया था। तो इनकी बेटी भी इनके पास आ गई। मगर यहीं से शुरू होती नई प्रॉब्लम्स। एक्चुअली में इनकी जो फैमिली थी, जैसा मैंने आपको बताया, काफ़ी ज़्यादा धार्मिक थी, और इसमें कोई गलत बात नहीं है। मगर पुरुषोत्तम एक किताब पढ़ा करता था, और एक किताब कोई श्रीमद् भगवद गीता या कोई वैसी ग्रंथ नहीं थी, ये वो किताब थी जो पुरुषोत्तम ने खुद लिखा था। और यहीं पे चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ जाती है। अगर हम आलेख्या को देखें, उनकी फ्रेंड्स का कहना था कि आलेख्या अपने इंस्टाग्राम पे हमेशा रिलीजियस पोस्ट किया करती थी, गॉड से रिलेटेड, और इतनी ज़्यादा कभी कभी क्रीपी हो जाती थी, ऐसा लगता था जैसे कि उसको फोर्स किया गया वो चीज़ करने के लिए। पुरुषोत्तम एक ऐसा इंसान था जो भले ही काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड था, इवन वो केमिस्ट्री का टीचर भी था, मगर जब उसकी बेटियाँ रिलीजियस पे बिलीव नहीं करती थी या भगवान की पूजा पाठ नहीं किया करती थी, तो वो उन्हें मारा पीटा करता था, जो कि एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा गलत हो रहा था। 23 जनवरी को ये लोग अपने नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं। और आई नो बहुत से व्यूवर्स को ये बात पता होगी हमारे, कि जब कोई इंसान नए घर में शिफ्ट होता है तो वो पूजा पाठ हवन करवाता है। तो इन लोगों ने भी ये चीज़ डिसाइड किया। इन लोगों ने सोचा कि जब हम 23 को आ गए हैं, तो इसके अगले ही दिन या उसके 1-2 दिन बाद हम पूजा करवाते हैं, जिसके लिए पुरुषोत्तम ने और पद्मजा ने, दोनों ने अपने ऑफिस से छुट्टी मांगी थी। और आपको पता है इसमें सबसे अजीब बात क्या थी? पुरुषोत्तम ने सबको ये तो बता दिया कि हमारे घर पे हवन है, पूजा है, लेकिन उसने किसी को इनवाइट नहीं किया। 24 जनवरी 2020 यानी संडे का दिन था। इन लोगों ने पूजा पाठ करना शुरू किया, मंत्र आ रहे थे, चैंटिंग्स हो रही थी, और नेबर्स को भी ये चीज़ सुनाई दे रही थी कि घर में कुछ पूजा पाठ चल रहा है, लेकिन उन्हें इनवाइट नहीं किया तो वो गए नहीं, पूछा ही नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। अब यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन अब वो होने वाला था जो आई थिंक आपको और मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था। पुरुषोत्तम ने शाम के वक्त अपने एक टीचर फ्रेंड को कॉल किया, और पता है उनसे क्या कहा? उनसे काफ़ी डरी हुई आवाज़ में कहा कि मैंने कुछ ऐसा कर दिया है जिसे शायद मैं कभी ठीक ना कर पाऊँ। पुरुषोत्तम की आवाज़ में एक हल्का सा डर था, वो काफ़ी सहमे हुए से थे, और ये चीज़ उनके फ्रेंड ने पकड़ लिया। तो उसने थोड़ा दिलासा देते हुए पूछा कि पुरुषोत्तम, एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, सब कुछ ठीक तो है ना? अगर कुछ हुआ है तो मुझे बता दो, मैं उस सबको क्लियर करने की कोशिश कर सकते, इवन हम साथ में भी उस चीज़ को क्लियर करेंगे। बट पुरुषोत्तम ने कहा कि कुछ ऐसा किया है जो शायद
अब कभी ठीक नहीं होने वाला। मैंने अपनी दोनों बेटियों को जान से मार दिया। जब पुरुषोत्तम के दोस्त को पता चला कि उसने अपनी बेटियों को मार दिया है तो पहले तो वो ऑब्वियसली डर गया। फिर उसने पूछा कि पूरी स्टोरी बताओ क्या थी। फिर पुरुषोत्तम ने धीरे धीरे उसे पूरी कहानी बताई और उसके फ्रेंड ने तुरंत फ़ोन काटा और डायरेक्ट उसने पुलिस को कॉल किया। उसने पूरी इन्फॉर्मेशन पुलिस को बता दी कि मेरा एक दोस्त है जो एक टीचर है केमिस्ट्री का, बट फिर भी उसने अपनी बेटियों को जान से मार दिया। सो इतनी बड़ी न्यूज़ मिलने के बाद पुलिस भी बिना देरी के सीधा उसके घर पे आ गई। पुरुषोत्तम के घर में एंटर होते ही पुलिस ने देखा सामने था एक पूजा घर जो कि काफ़ी ज़्यादा डेकोरेटेड था। डेकोरेटेड तो हम नहीं कह सकते, मतलब पूजा से मटेरियल जितनी भी चीज़ थी सब कुछ वहाँ पे सजी हुई थी और उसी सजी हुई चीज़ में थी दोनों मासूम बच्चियों की लाशें। ये देखकर पुलिस काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गई थी कि दोनों बच्चियों को मार कौन सकता है। और फिर पुलिस तुरंत बेडरूम की तरफ आती है और वो बेडरूम में देखती है कि पुरुषोत्तम और उसकी वाइफ पद्मजा दोनों बेड पे एकदम रिलैक्स बैठे हैं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इवन पुलिस भी ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान थी कि पूजा घर में बच्चियों की मौत हुई है और पेरेंट्स यहाँ पे रिलैक्स बैठे हैं। पहले तो पुलिस को समझ में नहीं आया, लेकिन जैसे ही पद्मजा ने पुलिस को देखा वो हाइपर हो गई। इवन वो ये भी कह रही थी कि ये सब पुरुषोत्तम की वजह से हुआ है, उसने बीच में हमें रोका टोका, अगर ये चीज़ नहीं होती तो हर चीज़ एकदम ठीक हो जाती। और जब पुलिस ने उनको पकड़ा और उनसे ये पूछा कि तुम लोग इतने रिलैक्स कैसे हो जबकि तुम्हारी बेटियों की मौत हो गई है, तो पता है पुरुषोत्तम ने एकदम स्टूपिड सा रीज़न दिया। इवन एक ऐसा रीज़न था जो ऐसा लगता है कि कोई केमिस्ट का टीचर नहीं है, इवन ये कोई पागल साइको है। पुरुषोत्तम ने कहा कि आप ज़रा वेट करो, अगले दिन यानी 25 जनवरी को मेरी बेटी फिर से जिंदा हो जाएंगी। दिस इज़ बियॉन्ड साइंस। जब पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया और उन्हें घर से बाहर लेकर आई जेल में डालने के लिए, तब आप पद्मजा का एक भयानक रूप देख सकते हो। पद्मजा पागलों की तरह चिल्ला रही थी और ये बार बार कह रही थी कि जो कोरोना आया है वो कहीं चाइना से नहीं आया, ये एक्चुअली मेरी बॉडी से निकला है और इवन मैं विष्णु का अवतार हूँ, मैं शिव हूँ, मैं ही भगवान हूँ। और अगर हम दोस्तों की माने ना, अलखिया की जिसकी डेथ हो गई, उसके फ्रेंड्स का यही कहना था कि अलखिया कहीं ना कहीं ये बिलीव करने लगी थी कि उसकी जो माँ है वो भगवान का रूप है। उन लोगों ने इस हद तक उन दोनों का ब्रेन वॉश कर दिया था। सो आप जैसे ही क्लिप्स में देख सकते हो कि पद्मजा किस तरीके से पागलों की तरह चिल्ला रही है और वो बार बार यही कह रही है कि पुलिस वालों तुम लोग रुक जाओ, तुम अगले दिन देखना मेरी बेटी फिर से जिंदा हो जाएगी। और मुझे पता है आप में से बहुतों के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि उन लोगों ने अपनी बेटियों को तो मार दिया मगर उन लोगों ने खुद की जान क्यों नहीं ली, है ना? तो इसका आंसर सिंपल है, उनका टाइमिंग था 9 बजे का। जी हाँ, मैंने बताया था ना पुरुषोत्तम के पास एक किताब थी जिसमें कुछ ना कुछ लिखा करता था, तो यही उसका शेड्यूल था कि वो मॉर्निंग के टाइम पे अपने बच्चों को मारेगा और फिर उसके बाद 9 बजे रात को दोनों एक दूसरे की जान ले लेंगे। और ये इतना ज़्यादा स्ट्रेंज हो गया था कि पुरुषोत्तम भी पुलिस से कह रहा था कि आप सिर्फ हमें एक दिन का टाइम दे दीजिए, अगले दिन मेरी बेटियाँ जिंदा हो जाएंगी। लेकिन पुलिस ने उनकी एक ना सुनी, इन दोनों को डायरेक्ट कस्टडी में डाल दिया। और इनका रीज़न भी इतना वाहियात था कि जिसको सुनने के बाद कोई भी बिलीव नहीं करेगा कि कोई इंसान इतना क्या पागलपंती कर सकता है। पुरुषोत्तम ने कहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो दोनों बेटियां हैं ना, उनके ऊपर ब्लैक स्पिरिट है, यानी शैतान का साया है, उन लोग ईविल्स हैं। अगर मैं उनको मार देता हूँ तो उनका एक नया पुनर्जन्म होगा और वो एक अच्छे स्पिरिट के साथ पैदा होंगी। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने उन लोगों को पूजा घर में लाया और अपनी बेटियों को कहा कि त्रिशूल से एक दूसरे को मारो, यानी कि उन बेटियों को पहले त्रिशूल से सर पे वार किया गया और जब वो गिर गई या बेहोश हो गई तब उनके सर पे 2 बार डंबल से कुचला गया। यानी कि आप बिलीव कर सकते हो कि एक पिता या एक माता अपने ही बच्चे को डंबल से मार रहे हैं और मार भी नहीं रहे, उनकी जान ले रहे हैं, उनके सर को कुचल रहे हैं। और पुरुषोत्तम का कहना था कि कलयुग की शुरुआत हो चुकी है और मैं ही इस कलयुग को खत्म करने वाला हूँ। आप इनका एक बार फेस देखो, फेस से तो ऐसा लग रहा है कि शायद यही कलयुग है। फिर उसके बाद जिस हिसाब से ये रिलैक्स थे, यानी कि इनको ऐसा बिलीव था, इनको ये लिटरली बिलीव था कि मेरी बेटी अगले दिन जिंदा होंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नेक्स्ट डे हो गया, उसके अगले दिन हो गया, ऑब्वियस सी बात है जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इससे एक चीज़ तो क्लियर हो गई थी पुलिस को कि पुरुषोत्तम और उसकी वाइफ एक साइको हैं, तो इनको जेल में डालना ठीक नहीं था। तो इनको डायरेक्टली मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया गया जहाँ पे इनका इलाज हुआ और इलाज में इनको पता चला कि इनको शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर है। तो इस डिसऑर्डर में ऐसा होता है, यानी कि अगर आपको किसी चीज़ पे बिलीव है कि जो चीज़ है नहीं और ये चीज़ आप पास ऑन करते हो तो सामने वाले को भी ब्रेन वॉश हो जाता है। और यही चीज़ इस फैमिली में भी हुआ था, यानी कि ये चीज़ शेयर होती गई कि हम ही भगवान है, ये कलयुग हो रहा है, हम तुम्हारा मुक्ति देंगे। और ये चीज़ उनके बच्चों ने भी बिलीव करना चालू किया और एंड ऑफ द डे रिचुअल के थ्रू इन दोनों की मौत हो गई। और आपको एक बात जान के थोड़ी बहुत हैरानी होगी कि इनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनने वाली है। तो मेंटल हॉस्पिटल से निकालने के बाद इनको जेल में डालने का प्लान किया गया, लेकिन अभी तक इनको जेल में डाला है या नहीं ये चीज़ कंफर्म तो नहीं है। लेकिन अगर हम आर्टिकल्स की माने तो अभी ये जेल में है और इनकी बाहर आने की कोई भी उम्मीद नहीं है। और मैंने आपसे कहा था ना कि ये केस किस केस से सबसे ज़्यादा सिमिलर है, तो वो है बुरारी मर्डर केस। एग्जैक्टली बहुत से लोग इसको बुरारी से भी कंपेयर करते हैं क्योंकि दोनों में एक ही चीज़ हुई थी।
फर्क बस इतना है कि बुरारी का हर चीज़ क्लियर नहीं हो पाया था और ये नायडू फैमिली का हर एक चीज़ एकदम क्लियर है। तो फ्रेंड्स, ये थी नायडू फैमिली की पूरी कहानी कि कैसे इन लोगों ने एक रिचुअल के थ्रू, एक पागलपन के थ्रू अपनी फैमिली को मार दिया और खुद की भी जान लेने की कोशिश करने वाले थे। सो ऐसी इंटरेस्टिंग क्राइम स्टोरी सुनने के लिए रियल क्राइम केसेस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि बुरारी मर्डर केस के ऊपर भी हम पूरी डिटेल में वीडियो बनाएं तो आप हमें कॉमेंट्स में बता सकते हैं। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।